नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। हमारे खेतों में खरीफ की बुवाई भी हो चुकी है। और भाई, खरीफ की मुख्य फसल जब धान है, धान की बुवाई तो हमारे सारे किसान भाई कर ही चुके हैं। और जहां तक प्रश्न होता है सारे सामयिक कार्यों का, तो हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको समसामयिक कार्यों की जानकारियां भी देते रहते हैं। लेकिन फिर भी स्वस्थ फसल के अंदर रोग लग ही जाते हैं। तो इन रोगों का निराकरण किस प्रकार से किया जाए, धान में समन्वित रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही है जानने का विषय आज के अंक में। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से, जो कि हैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, डीन है ये एलन सिटी भोपाल कॉलेज से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान में जो प्रमुख रोग है वो कौन कौन से लगते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आपने धान की रोपाई कर लिया है और आप विगत वर्षों में धान में लगने वाले रोगों से परिचित भी होंगे। फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं दे दूं कि धान में जो प्रमुख रोग हैं वो है झुलसा, जिसे हम ब्लास्ट अंग्रेजी में कहते हैं, राइस ब्लास्ट। वो पायरिकुलेरिया से कॉज का उसका रोग कारक है धान का झुलसा। धान में लगने वाला झोंका, जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहा जाता है, वो भी बहुत प्रमुख रोग है। एक रोग है धान में भूरा धब्बा, ब्राउन स्पॉट। ये एक ऐसा रोग है जिसके वजह से भारत में 1945 में बंगाल में भूखमरी हो चुकी है। ये वही रोग है, भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट। ये हेलमेंथोस्पोरियम एक कवक है, उससे होता है। एक और धान का प्रमुख रोग है फॉल्स स्मट, कहते हैं झूठा स्मट, उसको कह सकते हैं। जी जी। आपने देखा होगा कि धान के दानों पर हरे और पीले रंग का जैसे मिट्टी चिपक गया हो, हाँ जी, हाँ जी। वो होता है, उसको हम फॉल्स स्मट कहते हैं। इस तरह से हमारे धान में प्रमुखतया 4-5 रोग हैं, हाँ जी। जो कि प्रमुखतया लगते हैं। जी, जी, कुछ छोटे मोटे और भी बीमारियां आती हैं, मगर हाँ जी। प्रमुखता से ये 4-5 बीमारियां हैं जिस पर किसानों को ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक झुलसा रोग होता है, तो झुलसा रोग कैसे होता है, इसके कारक क्या क्या होते हैं? हाँ, झुलसा रोग मैडम का कारक है पायरिकुलेरिया ओराइजी। अच्छा। ये एक कवक है, जी। फंगस है, जिससे ये इसका कारक है। और ये कारक पहले से ही या तो बीज में या धान के पुआल में, हाँ जी। जो हमारे खेतों में है या खलिहान पर पड़ा है, जी जी जी। उसमें ये मौजूद रहता है। अच्छा अच्छा। और उससे जब हम पुनः धान की बुआई करते हैं तो वहाँ से इसके स्पोर्स, इसके जो जीवाणु, उनको कवक ही कहेंगे, जीवाणु नहीं कहते हैं इन्हें, जी, जी। कवक है, जी। वो हमारी फसल में। और ये झुलसा नर्सरी से लेकर बाली आने तक की अवस्था में, हाँ जी। अलग अलग अवस्थाओं में लगता है। जी जी जी। जैसे तो इसके जो कारक होंगे, किसान भाइयों को अगर हम समझाना चाहें कि इसके कारक को आप पहचान सकते हैं, तो किस प्रकार से किसान भाई पहचानेंगे? किसान भाई पहचानने के लिए तो पौधे पर ही अपने लक्षण देखें। जी। जैसे नर्सरी में है, अगर नर्सरी में लगा हुआ है, लग गया है, तो चूंकि ये नर्सरी में तने पर और बाली आने पर, बाली के नीचे 3 अवस्थाओं में इसको पहचाना जाता है। जी। तो नर्सरी में अगर लगा है तो एक बहुत छोटा सा धागे की तरह का धब्बा दिखाई देगा, जो कि नीले रंग का होगा, नीला थोड़ा सा भूरे रंग का होगा। हाँ जी। और वो धब्बा अगर नमी है, जैसा अभी पिछले दिनों हमारे भोपाल क्षेत्र में लगातार 1 महीने की बारिश हुई है, जी जी। तो अगर इस रोग के लिए जो प्रमुख मौसम का जो कारण है वो ये है कि हमारा 1 हफ्ते से अधिक का बरसात होना जी। लगातार, रात का टेम्परेचर 26 डिग्री के नीचे रहना, अच्छा अच्छा। और आर्द्रता 93% से ऊपर,
अगर मौसम में है जी जी जी। तो इस रोग को आने की संभावना बहुत अधिक ओहो, होती है। हाँ जी, हाँ और ये अवस्थाएं धान के तीनों अवस्था में, नर्सरी या रोपण के बाद या फिर जब बाली निकलती है तब, जी मतलब फूल आने की अवस्था, तीनों अवस्थाओं में अगर ये कारक है, ये मौसम बना हुआ है, तो इसकी संभावना सबसे अधिक रहती है। अच्छा जी जी। तो इसकी पहचान तो नर्सरी में, अगर वो एक नीले रंग का धागे जैसा पत्तियों पर आए अच्छा जी। और वो इस मौसम में, नम मौसम में वो धागे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो धागे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को भी अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है जल गया है, जी जी। धान की नर्सरी जली हुई है। हाँ जी। तो वो इसका नर्सरी में एक पहचान है। अच्छा जी जी। दूसरी अवस्था है तना का, जी। उसको कहते हैं जहाँ हमारी गांठ है वहाँ पर काले पड़ जाते हैं, काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और आगे चल के बहुत अधिक इसका प्रभाव होने पर वहीं से पौधा टूट जाता है, अच्छा जी जी। ऊपर का हिस्सा टूट के गिर जाता हाँ है। जी। वो दूसरी अवस्था है। शायद इसीलिए इसको झुलसा रोग कहते हैं कि झुलस गया पौधा, ऐसा झुलस दिखाई गया देता है। पहले अवस्था में ही जी, जो जी, जी। झुलसा रोग है, हाँ ब्लास्ट। ब्लास्ट को और भी अगर साधारण हिंदी जैसे फट जाना, हाँ जी। पूरा आपका पौधा ही फट जाए, तो वही। और तीसरी अवस्था है ठीक बाली के नीचे, फूल आने से पहले बाली के नीचे काले भूरे रंग के धब्बे, और वो आगे चल के वहाँ से बाली भी टूट के गिर जाती है। जी। ये तीन अवस्था इसकी है और तीनों बहुत ही गंभीर नुकसान करने वाली अवस्थाएं हैं धान में। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अगर जैसे किसान भाई हैं, अब ये रोग तो लग गया है, रोग लगने के बाद में नियंत्रण किसान भाई किस प्रकार से करेंगे जिससे कि प्रभावी नियंत्रण हो और उन्हें आगे चल के और ज्यादा नुकसान का सामना न करना पड़े? हाँ, तो किसान भाई नियंत्रण करने के लिए पहला ध्यान रखें कि जब भी आप बीज खरीदें तो बीज आपका जो रिलायबल सोर्स, मतलब आपका जहाँ से आपने खरीदा है जी। वो विश्वसनीय होना चाहिए। हाँ जी। चाहे राज्य सरकार या भारत सरकार के बीज गोदाम हो या जो और भी बीज हैं उन पर सर्टिफाइड होना चाहिए, जी। प्रमाणीकृत बीज होना चाहिए। जी जी जी। वो लिखा होना चाहिए कि इन रोगों के प्रति भी ये हमारी प्रजाति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। पहली चीज़ जो जी। किसान भाई को बीज पर ही ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। दूसरी चीज़ है कि धान लगाने से पहले, ये लगभग सभी रोगों में काम आएगा, कि धान का खेत साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक। उसके लिए और भी है कि आप गर्मी का महीना मई जून में खेत की जुताई, गहरी जुताई करें, खेत जी। को थोड़ा सा छोड़ दें, जी। जिससे उसमें जो हमारे कवक मौजूद हैं खेत में उनका नाश हो जाता है। जी, जी, वो दूसरी बात है। तीसरी चीज़ है खेत के चारों तरफ का घास या अपने आप उगा हुआ धान, जी। जो पिछली सीजन में धान का बीज गिर गया था वो खुद बाहर आ जाए, वो भी एक इस रोग का कारक होता है। और धान के खेत के आसपास पाए जाने वाले कुछ घास, तो उनको भी साफ करना होता है, क्योंकि धान के अनुपस्थिति में ये कवक उन पौधों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ जी। तो वो तीसरी चीज़ है। चौथी बात, जब हम इस रोग के लिए हमारे पास रसायन उपलब्ध हैं, वो है हमारा रसायन, इसमें ट्राईसाइक्लोजॉल 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। जी। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर खेत के लिए 500 ग्राम ट्राईसाइक्लोजॉल या 300 ml एडिफेनफॉस, ये दवा का नाम आप नोट करें। या पहले से प्रचलित दवाई एक होती थी कार्बेंडाजिम, जिसे अभी प्रतिबंधित किया जा चुका है, मगर अब कुछ जगह किसान भाई चूँकि उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तो हो, नहीं तो उनको छोड़ के ये दो दवाइयाँ बताया मैंने, इनका आप छिड़काव करेंगे
इनसे बीज शोधन भी करिए, अच्छा। ट्राइसाइक्लोजॉल से बीज शोधन करिए, जी। तब जाकर इस रोग पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। और वो 3 अवस्थाएं जो बताया रोग की, इनमें अगर ये मौसम जो हमने बताया कि रात का तापमान 26 डिग्री से कम, बारिश लगातार 1 हफ्ते तक झीसा पड़ना, और आप ये 3-4 अवस्थाएं जब हैं, हमारे खेत के आसपास घास का भी मौजूद होना जहां हमारा कवक रह जाता है, तब आप ज़रूर इन दवाइयों का प्रयोग करें, अन्यथा आपकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ जी। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि धान में समन्वित रोग प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जय कुमार मिश्रा जी। ये आए हुए हैं भोपाल से, LN सिटी के डीन हैं आप। सर, एक और बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो झोंका रोग है वो कैसे लगता है, उसके क्या क्या प्रकार है, किस प्रकार से किसान भाई उससे बच सकते हैं? जी, किसान भाइयों, आपको झोंका रोग जैसा कि बताने के लिए कहा गया है। झोंका रोग, जिसको हम BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं, ये एक जीवाणु है। अच्छा जी। बैक्टीरिया एक जीवाणु है जिससे ये रोग, ये कारक है उस झोंका रोग का, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अक्सर किसान भाई पूछते हैं, कहते हैं कि मेरी पूरी धान की फसल, हाँ, अगर उनके खेत में पानी लगा हुआ है, पूरी की पूरी फसल उनकी एक तरफ से सूख जाती है। जी। क्योंकि झोंका रोग के साथ ये कि अगर वो खेत में है, आपने समय से नियंत्रण नहीं किया। क्योंकि समय से नियंत्रण में एक और बाधा है कि धान के साथ अभी थोड़े दिनों में खेत में पानी भर जाएगा, आप पानी में जाते भी नहीं हैं, और झोंका लग गया तो बहुत कठिनाई होती है नियंत्रण करने में। झोंका रोग के पहचान के कुछ खास है। एक तो नर्सरी से लेकर और बाल आने तक झोंका रोग भी लगता है। नर्सरी में इसकी पहचान है कि पत्तियों के किनारे गोल पीले धब्बे बनेंगे। जो भी जीवाणु जनित रोग हैं उनकी पहचान ही होगी कि पत्ती के किनारों पर आएंगे। जी। वो कभी भी बीच के हिस्से में नहीं लगेंगे, पहले वो किनारे के हिस्से से आएंगे, क्योंकि उनको नमी चाहिए। जी, यही पहचान है। किसान भाई इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि किनारे के हिस्से में अगर गोल पीला धब्बा आ रहा है तो वो जीवाणु का पहचान एक है कि हमारे खेत में लग गया है। जी। और देखते देखते ही पूरी फसल, उनकी नर्सरी या रोपित पौधा 1 से 2
सप्ताह के अंदर पूरी झुलस जाती है। जी। उसको क्रेसक फेज भी कहते हैं जी जी हम लोग। जी और उसके बाद जो विकसित पौधे हैं उनमें अगर पत्तियों पर एक उसको कहते हैं कि पत्ती देखने में लगेगी कि पारदर्शी है या पानी से भीगा हुआ है पत्ती अच्छा, जैसे, जी जबकि धान की फसल पर पत्ती भीगने का कोई भी ऐसा लक्षण नहीं होता है कि बारिश हो तो पत्ती भीग जाए। अच्छा अच्छा मगर इसमें देख के लगेगा कि पत्ती भीगी हुई है जैसे पानी में, और वही किनारे पर, सिरे पर, ऊपर कोने से लेके दोनों तरफ किनारे, तो समझिए कि धान का बैक्टीरिया जो जीवाणु जनित रोग हमारा झोंका रोग लगा हुआ है। जी 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 और- जिस तरीके से हमने झुलसा रोग का नियंत्रण किया, किसान भाइयों को बताया कि कौन कौन से दवाइयां वो लगा सकते हैं, इसी प्रकार से झोंका रोग के लिए वो क्या करेंगे, किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे? किसान भाई, झोंका रोग के लिए जैसा देखा गया है कि आप लोग जो रोपाई करते हैं इसमें धान का ऊपर का पत्तियां काटते हैं आप, अच्छा जी ये संस्तुति है। जी धान में एक लगता है हॉपर, अच्छा जी उसको बोलते हैं प्लांट बीपीएच, जी 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 ब्राउन लीफ ग्रास हॉपर हॉपर। कहलाएगा। हाँ जी हाँ, ब्राउन लीफ हॉपर जी, बहुत जी। छोटे छोटे होते हैं। हाँ जी वो पत्तियों का रस ऊपर का चूसते हैं। अच्छा जी। तो लगता है झुलस गया, उसके नियंत्रण के लिए तो ये संस्तुति है कि पत्तियां काट दिए जाए। ठीक मगर जिन क्षेत्रों में ये हमारा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीएलबी रोग लगता है, जी जी उन क्षेत्र के किसानों को सलाह है कि वो पत्तियों का ऊपर का सिरा नहीं काटेंगे। वो एक पहला कारक हो जाता है झोंका रोग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे जीवाणु को कटा हुआ हिस्सा वहाँ मिल जाता है आसानी से पौधे में घुसने के लिए। तो पहला वही काम करें, उसको बचावें। जी। दूसरा, वहाँ भी पुनः हम जब भी बीज खरीदें तो हमारा बीज प्रमाणीकृत होना चाहिए जी झोंका रोग के लिए। जी तो जी ये कुछ किस प्रकार से दवाइयाँ कौन कौन सी यूज कर सकते हैं किसान भाई? किसान भाई, इसके लिए दवाइयाँ जो है रसायन में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जी। और टेट्रासाइक्लिन का मिक्सचर 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए रिकमेंडेड संस्तुत की जाती है। और इसी के साथ 1.25 मतलब 1.25 किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन तीनों को मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करिए। और इसको 15 दिन पर पुनः 2 छिड़काव करना होगा, जी। तब झोंका रोग से हम नियंत्रण पा सकते हैं इस जी। रोग पर। जी 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 एक जो आपने नाम लिया था शुरू में, भूरा धब्बा रोग, ये क्या होता है किसान भाई, इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं? भूरा धब्बा रोग, ये इसका हेलमिंथोस्पोरियम एक कारक है। हाँ जी। इसका भी बहुत छोटे छोटे धब्बे नर्सरी से लेकर और प्लांट जो पौधे हमारे हैं उनके बालियां दाने आने तक इस को देखा जा सकता है। बहुत छोटे धब्बे जो बाद में चलकर भूरे और काले रंग के भी हो जाते हैं। और उन धब्बों के किनारे एक येलो हेलो बोला जाता है, मतलब ये है कि उनके किनारे का जो हमारा पौधे पर हरा रंग है जी वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा। उससे इसको पहचाना जाता है कि भूरा धब्बा लग गया है हमारे खेत में। ये भूरा धब्बा का भी अगर हम नर्सरी या रोपित पौधे को कुछ दिनों बाद देखेंगे जी। तो ऐसा लगता है जैसे झुलस गया है पौधा, तो उसको वहाँ भी पहचाना जाता है। और ये हमारे दाने तक पर भी जाता है। अगर दाने पर भी लगा है काले काले छोटे धब्बे, तो उससे हमारे जो अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हाँ जी। ये हर अवस्था पर वो धब्बे बढ़ जाते हैं, हाँ जी बड़े होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। ये इसका पहचान है भूरा धब्बा, और बहुत ही गंभीर बीमारी है जी, जी। धान की। जी
जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारियां दी जो आशा करते हैं कि आगे चल के हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद किसान भाइयों, मैडम आपका भी धन्यवाद। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब आप देखिए खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। देश में 9 करोड़ हेक्टेयर से अधिक हुई बोनी, 0% ब्याज दर पर फसल ऋण जारी रहेगा। गन्ने का FRP 305 रुपये प्रति क्विंटल तय। अमरबेल का नियंत्रण, कपास में लाल बत्ती का नियंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। देश में खरीफ फसलों की बुआई अब तक 908,61,000 हेक्टेयर में हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 936,65,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। मोटे अनाज एवं तिलहनों की बोनी अधिक क्षेत्र में हुई, जबकि धान सहित दलहन की बुआई कम क्षेत्र में हुई है। अब तक लगभग 274,30,000 हेक्टेयर में धान बोई गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दलहन का रकबा अभी तक 116,45,000 हेक्टेयर हो गया है। इसके तहत अरहर 39.80 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। इसी प्रकार उड़द की बोनी 31.83 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं तिलहन का कुल रकबा 174,79,000 हेक्टेयर हो गया है। इसके तहत सोयाबीन की बोनी अब तक 117,51,000 हेक्टेयर में की गई है। वहीं मूंगफली की बोनी अब तक 41.09 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार अब तक मोटे अनाज की बोनी 160,37,000 हेक्टेयर में हुई है। इसमें बाजरा की बोनी 65.17 लाख हेक्टेयर में हो गई। देश में कपास का रकबा 121,12,000 हेक्टेयर में हो गया है, जो गत वर्ष से लगभग 7 लाख हेक्टेयर अधिक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद ने किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया। यह ऋण किसानों को सरकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से दिया जाता है। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेस रेट 10% रहेगा। खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू रेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 के सीजन के लिए ड्यू रेट 15 जून 2023 रहेगी। निर्धारित बेस रेट 10% के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 3% सामान्य ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है। एक अन्य निर्माण में मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए कृषकों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 10 से 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौपालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 9,000 रुपये प्रति माह की सहायता भी दी जाएगी। और अब बात करेंगे गन्ने का FRP 305 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखा है और इसी के तहत चीनी सीजन 2022-23 यानी कि अक्टूबर के 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP 305 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है। इससे 10.25% से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.05 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 3.05 प्रति क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP में कमी होगी। और अब बात करेंगे अमरबेल के नियंत्रण के बारे में। अमरबेल से फसल ही नहीं बड़े बड़े वृक्षों को भी हानि पहुंचती है। नींबू में 30 से 35, मूंग में 70 से 90 तथा उड़द में 30 से 40% तक उपज को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें
कि बोए जा रहे बीज में अमरबेल के बीजों की मिलावट ना हो। साथ ही 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक मिलाकर घोल बनाएं तथा बीजोपचार करें। यदि किसान भाई अमरबेल का रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्लोरोफॉर्म 6 से 7 किलोग्राम या डाइक्लोनील 2 ग्राम के सक्रिय तत्वों की मात्रा प्रति हेक्टेयर मिट्टी में उपयोग करें। यदि रिच का या बरसीम की फसल लगाई है तो कटाई से 5 से 10 दिन बाद डाइक्वाट दवा 6 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर छिड़कें। अब बात करेंगे कपास में लाल पत्ती का नियंत्रण। कपास की फसल में कई बार 60 दिन की अवस्था पर लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र में बीटी कपास लगाया जा रहा है। बीटी कपास की कुछ जातियों में लाल पत्ती की शिकायत देखी जा रही है। ये वंशागत लक्षण है, कोई रोग नहीं है। यदि लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की शिकायत है तो 750 ग्राम डीएपी, 750 ग्राम म्यूरेट और पोटाश 2-2 लीटर पानी में अलग अलग प्लास्टिक के बर्तन में 12 घंटे भिगो कर रखें एवं दूसरे दिन छानकर एक बड़े बर्तन में दोनों घोलों को मिला लें। इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंदर 2 छिड़काव करें, जिससे कि काफ़ी लाभ होगा। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने जो कुछ भी जानकारियां दी हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हैं या फिर दोबारा देखना चाहते हैं तो आज ही रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।